तो मैं आपका दोस्त अशोक अपने YouTube चैनल अशोका हिंदुस्तानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हम भारतीय इतिहास के दिल्ली सल्तनत को हम पढ़ेंगे और दिल्ली सल्तनत में भी जो गुलाम वंश है उसके क्वेश्चंस जो भी चाहे यूपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो या फिर हरियाणा पीसीएस हो या फिर राजस्थान में आरपीएससी हो, इन परीक्षाओं में जो भी क्वेश्चंस गुलाम वंश से संबंधित आज तक आए हैं उनको मैंने शामिल किया है। यानी गुलाम वंश के क्वेश्चंस इससे बाहर आने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत ही गहनता से अध्ययन किया है। इनसे बाहर आज तक मैंने पिछले 10-15 साल का अध्ययन किया है, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आया। तो दोस्तों मेरे पर विश्वास करो और ये जो क्वेश्चंस हैं उनको आप बार बार याद करो, बार बार पढ़ो, आपको याद हो जाएंगे। इनसे बाहर गुलाम वंश में क्वेश्चंस नहीं आते हैं। बिना कोई देरी किए शुरुआत करते हैं दोस्तों। गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है ना। इसका टाइम पीरियड कब से कब तक है? 1206 से 1290 ईस्वी तक है। और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश की स्थापना है वो किसने की थी? तो दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? ये की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। ये आपको याद रखना है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी है वो लाहौर में स्थापित की थी। मित्रों आपको याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो राजधानी बनाई थी वो क्या थी? वो थी लाहौर। तीसरा क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कौन सा प्रसिद्ध निर्माण कार्य शुरू किया गया था? तो कुतुब मीनार है उसका निर्माण कार्य शुरू किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। तो इसकी जो कुतुब मीनार है इसका जो शुरुआत है वो किसने की है? ये की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मित्रों आगे है शमसुद्दीन इल्तुतमिश का शासनकाल कब था, जिसको कि ये वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। तो इसका जो टाइम पीरियड का है वो 1210 से 1236 ईस्वी तक है। आप इसमें देख भी सकते हो कि ये क्वेश्चन कब पूछे गए हैं। तो जैसे ये एमपी पीसीएस है, मध्य प्रदेश का जो पीसीएस एग्ज़ाम है उसमें ये क्वेश्चन आया है। आप ऐसे सोच सकते हो कि फैक्ट कैसे है, तो फैक्ट भी पूछे जाते हैं। तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब तक था? 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक था। इल्तुतमिश ने कौन सी प्रणाली लागू की थी जो भूमि एवं राजस्व प्रशासन से संबंधित थी? तो ये थी इक्तेदारी प्रणाली। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इक्तेदारी पर प्रश्न आते हैं। और इक्तेदारी की शुरुआत है ये किसने की है? ये की है इल्तुतमिश ने। तो इक्तेदारी प्रणाली किसने शुरू की है? ये इल्तुतमिश ने शुरू की है। ये भी राजस्थान में आरपीएससी एग्जाम 2020 का हुआ था, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। आगे है इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित चालीसा का अर्थ क्या है? चालीसा का क्या अर्थ है? ये है 40 अधिकारियों का समूह। 40 अधिकारियों का समूह है। ये क्वेश्चन किस में आया है? ये यूपीएससी में 2014 में आया है दोस्तों। आगे है रजिया सुल्तान का शासनकाल कब था? तो रजिया सुल्तान का शासन है वो 1236 से 1240 ईस्वी तक था। ये हरियाणा की जो पीसीएस एग्जाम थे उसमें 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था मित्रों। तो रजिया सुल्तान का शासनकाल कब से कब तक था? 1236 से 1240 तक था। अब है रजिया सुल्तान को किसने विरोध किया था? रजिया सुल्तान का सबसे ज़्यादा विरोध किया था दरबार के जो प्रमुख व्यक्ति थे उन्होंने किया था। ये भी प्रश्न पूछा गया है कहाँ पर? एमपी पीसीएस में, यानी मध्य प्रदेश का जो पीसीएस एग्जाम है उसमें ये 2018 में पूछा गया था मित्रों। नासिरुद्दीन महमूद का शासनकाल कब था? तो नासिरुद्दीन महमूद का शासनकाल है वो 1246 से 1266 ईस्वी के बीच का था। नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 1266। ये भी आरपीएससी में 2017 में ये प्रश्न पूछा गया था कि नासिरुद्दीन महमूद का शासनकाल कब था? 1246 से 1266 ईस्वी तक था। अब है गयासुद्दीन बलबन ने किस नीति से विद्रोहियों का दमन किया था? तो ये था कठोर सैन्य नीति अपनाई थी। तो बलबन ने किस प्रकार की नीति अपनाई थी? ये
इन्होंने कठोर सैन्य नीति अपनाई थी। ये भी प्रश्न पूछा गया यूपीएससी में 2016 में मित्रों। बलबन ने अपने आप को क्या उपाधि दी थी? तो बलबन ने अपने आप को जिले इलाही की उपाधि दी थी मित्रों। बलबन ने अपने आप को क्या उपाधि थी? जिले इलाही, जिले इलाही। ये भी आरपीएससी 2015 में पूछा गया था। दिल्ली सल्तनत में दीवान ए विजारत का क्या अर्थ था? तो ये था वित्तीय प्रबंधन करना। दीवान ए विजारत का कार्य क्या था? इसका काम था वित्तीय प्रबंधन करना, यानी पैसों का प्रबंधन करना। ये था दीवान ए विजारत का। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया था एमपीपीसीएस 2016 में। दीवान ए इंसा का मुख्य कार्य क्या था? ये इसका था अभिलेख और राजकीय पत्राचार का। तो दीवान ए इंसा का कार्य क्या था? अभिलेख और राजकीय पत्राचार का कार्य था दीवान ए इंसा का। ये पूछा गया था हरियाणा पीसीएस में 2017 में। कोतवाल का कार्य क्या था? ये कोतवाल का कार्य था नगर प्रशासन और सुरक्षा को देखना। कोतवाल क्या करता था? नगर प्रशासन और सुरक्षा को देखता था मित्रों। आगे है इल्तुतमिश के शासनकाल में सिक्का तंका किसने चलाया था? आप सोचोगे इसको टंका, तो कहीं टक्का मिलता है, कहीं तंका मिलता है। इंग्लिश में पढ़ने में ये गलतियाँ होती है ना। तो टी लिखते हैं, उसको टी को टै भी पढ़ते हैं और तय भी पढ़ते हैं। तो इस इल्तुतमिश के शासनकाल में जो सिक्का है टंका या तंका, ये किसने चलाया था? ये चलाया था इल्तुतमिश ने ही चलाया था। ठीक है, ये भी पूछा था यूपीएससी 2015 में। बलबन ने मंगोल आक्रमणों के समय किस नीति का पालन किया था? ये प्रतिरोध का पालन किया था। ये भी प्रश्न पूछा था आरपीएससी 2019 में ऐसे ही। अब आगे प्रश्न है दिल्ली सल्तनत में मुहसिब का कार्य क्या था? ये था नगर कानून और बाजार का निरीक्षण करना। नगर कानून और बाजार का निरीक्षण करना। तो दिल्ली सल्तनत में मुहसिब का कार्य क्या था? नगर कानून और बाजार का निरीक्षण करना। ये पूछा था एमपीपीसीएस 2017 में। इल्तुतमिश की इक्तेदारी प्रणाली की विशेषता क्या थी? तो इल्तुतमिश की इक्तेदारी जो प्रणाली थी उसकी विशेषता थी राजस्व संग्रह का अधिकार अस्थायी हो गया। क्या हो गया? अस्थायी हो गया। ये आरपीएससी 2020 में पूछा गया था। बलबन ने प्रशासन में सुधार के लिए कौन सा कदम उठाया था? तो बलबन ने सुधार में न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ किया था। बलबन ने क्या किया था? न्याय व्यवस्था थी उसको सुदृढ़ किया था। ये यूपीएससी 2016 में पूछा गया था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने शुरू किया था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये प्रश्न रिपीट हो गया। ये हरियाणा पीसीएस में भी 2015 में आया है। गुलाम का गुलाम किस शासक को कहा जाता है? ये इल्तुतमिश को कहा जाता है मित्रों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गुलाम का गुलाम किस शासक को कहा जाता है? तो ये आरपीएससी 2019 में पूछा गया था। गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। दीवान ए आरिज का मुख्य कार्य क्या था? सेना और सैनिक नियुक्ति। क्या था? सेना और सैनिक नियुक्ति। दीवान ए आरिज का मुख्य कार्य क्या था? सेना और सैनिक नियुक्ति। ये एमपीपीसीएस में पूछा गया था 2018 में। बलबन ने कौन सा कदम उठाकर सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाई थी? तो बलबन ने जिले हिलाई उपाधि धारण करके सुल्तान की प्रतिष्ठा है वो बढ़ाई थी। जिले इलाही आरपीएससी 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया था मित्रों। रजिया सुल्तान का शासन क्यों अस्थिर रहा था? दरबारियों और शक्तिशाली पुरुषों का विरोध करने के कारण इसका शासन है वो अस्थिर रहा था, रजिया सुल्तान का। ये यूपीएससी में पूछा गया था 2015 में। मंगोलों से संघर्ष में बलबन की नीति क्या थी? कठोर सैन्य अभियान था। मंगोलों के प्रति कठोर सैन्य अभियान उन्होंने अपनाया था। ये एमपीपीसीएस 2016 में पूछा गया था। और दिल्ली सल्तनत में दीवान ए रसालात का कार्य क्या था? न्याय प्रशासन का कार्य था। दीवान ए रसालात यानी न्याय प्रशासन। ये हरियाणा पीसीएस 2017 में पूछा गया था। इल्तुतमिश की प्रशासनिक सुधार की प्रमुख विशेषता क्या थी? न्याय और सेना का सुदृढ़ीकरण। न्याय और सेना का सुदृढ़ीकरण इल्तुतमिश की प्रशासनिक सुधार की प्रमुख विशेषता थी। ये क्या? न्याय और सेना का सुदृढ़ीकरण। ये आरपीएससी 2019 में पूछा गया था। इल्तुतमिश ने सेना में किस समुदाय के सैनिकों का प्रमुख इस्तेमाल किया था? ये तुर्क और अफगानी ममलूक जो थे उनको इन्होंने शामिल किया था। इल्तुतमिश ने किसको सेना में शामिल किया था? ज़्यादातर तुर्क और अफगानी ममलूक थे उनको शामिल किया था। ये आरपीएससी 2020 में पूछा गया था मित्रों।
अब है कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में कौन सा प्रशासनिक पद नया स्थापित किया गया था? तो कोतवाल का पद है वो नया स्थापित किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में। किसके काल में? कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में कोतवाल का पद है वो सृजित किया गया था। ये MPPCS का जो एग्ज़ाम 2018 में हुआ था उसमें पूछा गया था। नासिरुद्दीन महमूद के समय किसकी शक्ति लगातार बढ़ी थी? तो ये गयासुद्दीन बलबन की शक्ति है वो बढ़ी थी। नासिरुद्दीन महमूद, उसके बाद में शासक कौन बना था? गयासुद्दीन बलबन ही बना था। तो शक्ति किसकी बढ़ी थी? गयासुद्दीन बलबन की बढ़ी थी। और ये RPSC 2018 में प्रश्न पूछा गया था। बलबन ने मंगोलों से बचाव के लिए कौन सा किला मजबूत किया था? तो सिरी फोर्ट को मजबूत किया था। बलबन ने मंगोलों से बचाव के लिए कौन सा किला मजबूत किया था? सिरी फोर्ट को मजबूत किया था। ये भी हरियाणा PCS एग्जाम 2017 में पूछा गया था। मित्रों, दिल्ली सल्तनत में इक्तेदारी प्रणाली किसके द्वारा पूर्ण रूप से लागू हुई थी? तो इक्तेदारी प्रणाली को पूर्ण रूप से लागू किया था इल्तुतमिश ने। यह भी MPPCS का 2 एग्जाम हुआ था 2019 में, उसमें पूछा गया। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस मस्जिद का निर्माण किया था? तो कुतुब मस्जिद का निर्माण किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मस्जिद का निर्माण किया था। ये RPSC 2017 में पूछा गया था। और बलबन ने शासन में किसे प्रधान बनाया था? सैनिक और न्याय को प्रधानता दी थी बलबन ने। ये RPSC 2019 में पूछा गया था। दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक मुस्लिम स्थापत्य कार्यों में किसकी शैली प्रमुख रही है? मिश्रित थी। इसके हिंदू और जो इस्लामी है ना, वो मिश्रित शैली थी। कहाँ पर? दिल्ली सल्तनत के टाइम में हिंदू और जो इस्लामी है यानी मिश्रित थी, दोनों ही शैली काम में ली गई थी। ये MPPCS 2017 में पूछा गया था। रजिया सुल्तान की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? पुरुष दरबारियों का विरोध है वो सबसे बड़ी चुनौती थी। ये हरियाणा PCS एग्जाम 2017 में पूछा गया था। बलबन ने किस प्रकार सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाई? जिले उपाधि से इसकी प्रतिष्ठा बढ़ाई, ये हम पढ़ चुके हैं। दिल्ली सल्तनत के दरबारी जीवन की विशेषता क्या थी? शिष्टाचार और दरबारी अनुशासन। दिल्ली सल्तनत में दरबार की विशेषता क्या थी? ये थी शिष्टाचार और दरबारी अनुशासन। ये UPSC 2015 में प्रश्न पूछा गया मित्रों। अब आगे है, इल्तुतमिश ने सिक्का तंका का मुख्य उद्देश्य क्या था? सत्ता और स्वीकृति का प्रतीक। इल्तुतमिश ने जो सिक्का चलाया था ना, तंका या टंका, उसका उद्देश्य क्या था? सत्ता और स्वीकृति का प्रतीक था। यह भी RPSC 2018 में प्रश्न पूछा गया था। अब मुंसिफ का मुख्य कार्य किसके निरीक्षण से संबंधित था? नगर और बाजार से संबंधित था। तो ये जो प्रश्न है UPSC 2015 में पूछा गया है। मित्रों, मैंने बहुत मेहनत करके और जो 10 वर्षों से, पिछले 10 वर्षों से कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे है ना अच्छे एग्ज़ाम्स UPSC लेवल के या कोई भी स्टेट का PCS एग्ज़ाम हो, उनको मैंने देखते हुए सभी उनके प्रश्न निकाले। उनमें दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश से संबंधित इससे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे को नहीं मिले। हाँ, रिपीट यही क्वेश्चन है, इधर उधर घुमा करके रिपीट करके आपको कोई भी दे सकता है। फिर मेरे को ये लगता है कि इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, यदि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगते हैं, यदि मेरी कई भी बात आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। प्लीज़ दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, ज़रूर इसको शेयर करें।